चलो ठीक है। तो देखो पहला जो अपना क्वेश्चन है वो ये बताता है कि यहाँ पर एक डिस्क है हवा में, एयर में, ठीक है। अब एयर में इन द सेंस नीचे कितना फोर्स लगेगा, mg, क्योंकि कैपिटल M इसका मास है। अब इसको ये जैसे डिस्क है, मेरा हाथ है, तो मैंने यहाँ से सपोर्ट दे रखा है इसलिए ये ऊपर है, तो यहाँ पर इस mg के अपोजिट मेरे हाथ की स्ट्रेंथ लग रही है। ऐसे ही अगर कोई डिस्क हो, जैसे ये मार्कर है, इसको हवा में लटकाना है, तो इसको या तो ऊपर से बांधना पड़ेगा अपने को, या फिर नीचे से कोई एयर वगैरह का प्रेशर देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस पर बुलेट फायर करते हैं, बंदूक से गोलियां चलाते हैं, ठीक है। और गोली 10 पर सेकेंड की स्पीड से चलाई जाती है, यानी कि 1 सेकेंड में कितनी गोलियां चलाते हैं इस पर, 10, ठीक है। किसी वेलोसिटी v से, जो अपने को फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो गोली है वो कितनी स्पीड से चलाई जाए ताकि ये हवा में तैरता रहे वहीं जहाँ है। तो देखो वहीं तैरने के लिए इस पर ऊपर की तरफ फोर्स कितना अप्लाई होना चाहिए, F। अब गोली जाती है और जिस वेलोसिटी से जाती है उसी वेलोसिटी से टकरा के वापस आ जाती है, ठीक है। तो अपने को पता करना है ये वेलोसिटी एक्चुअल में है कितनी, अगर इसका मास कितना है, स्मॉल m है। अब यहाँ कैपिटल M का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1 kg और स्मॉल m का वैल्यू दे रखा है 0.5 kg, ठीक है। तो देखो सिंपल है, यहाँ पर गोली इसको हिट करेगी, जैसे ये कोई सरफेस ली मैंने, ठीक है, इस पर कोई बुलेट मैंने हिट की, तो ये इसको हिट करेगी और हिट करके रिबाउंड हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो इसके मोमेंटम में कोई चेंज आएगा ना, ठीक है। डेल पी कितना होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये m मास की थी, v वेलोसिटी से इधर गई और v वेलोसिटी से इधर आ गई, तो इस तरफ तो इसका मोमेंटम कितना हो गया mv, और इस तरफ कितना हो जाएगा माइनस का mv, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस mv, यानी कि माइनस का 2mv, यानी कि जो मोमेंटम है, अब माइनस सिर्फ क्या दिखाता है, डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। इसका मतलब इसका मोमेंटम जो है वो डबल हो चुका है, ठीक है। और फोर्स हमेशा कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। अब एक गोली की बात करें तो उसका मोमेंटम इतना होगा 2mv, और 10 की बात करेंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई आप 10 गोली एक साथ छोड़ रहे हो, ठीक है, तो 10 गुना मोमेंटम लगेगा, नहीं लगेगा उस पर। यहाँ से 10 गोलियाँ गई, सीधी उससे टकराई और फिर वापस आ गई, तो एक गोली इतना मोमेंटम अप्लाई करती है, तो 10 इसका 10 गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 2mv इंटू 10, और ये 10 गोली कितने टाइम में जा रही है, 1 सेकेंड में, तो टाइम तो कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। तो ये फोर्स आ जाएगा जो गोली या बुलेट लगा रही है किस पे, इस डिस्क पे, और ये फोर्स किसके बराबर होगा, हमेशा mg के। तभी तो ये हवा में तैरता रहेगा इस तरीके से। जैसे ये हाथ है, इसको अगर तैराना है तो यहाँ से ऊपर से खींचना पड़ेगा, अब जितना इस पे नीचे फोर्स लग रहा होगा उतना ही मैं ऊपर लगाऊंगा, तभी ये हवा में रुकेगा। तो फ्रॉम क्वेश्चन अपने पास F इक्वल टू कितना होना चाहिए, कैपिटल mg। ये दोनों चीज़ें F की वैल्यू को डिनोट कर रही हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो अपने पास आ जाएगा m का वैल्यू कितना 1, g का वैल्यू g इक्वल टू ट्वाइस 0.5 इंटू 10 इंटू स्मॉल v, जो कि अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन, हाँ 0.5 kg, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये आ गया अपने पास 10v इक्वल टू g। अप्रॉक्सीमेटली अपन g और 10 बराबर ही मानते हैं, g का वैल्यू कितना लेते हैं 10, तो ये कट जाएगा और v का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो बुलेट फायर हो रही है वो कितनी वेलोसिटी से हो रही है, 1 मीटर पर सेकेंड से। अब अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कोई कार है जो किसी सरफेस पे चल रही है जिसके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है μs, तो v0 वेलोसिटी से चल रही है। अब आप क्या करो कि इस पर कोई फोर्स लगाओ मत, क्योंकि अगर आपको चलाए रखना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो इंजन आप ऑफ कर दो, गाड़ी को न्यूट्रल कर दो, तो ये गाड़ी धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से क्या होने लग जाएगी, स्लो डाउन, ठीक है। तो इसने यही पूछा है कि कितनी डिस्टेंस के बाद ये स्लो डाउन होगी। जैसे यहाँ ए पॉइंट पे थी, सपोज बी पॉइंट पर पहुँच गई, डिस्टेंस इसने कवर की s, ठीक है, यहाँ आ गई है। तो अब इसको रोकने के लिए रिटार्डेशन चाहिए ना, और रिटार्डेशन कौन लगाएगा, फ्रिक्शन। और जब फ्रिक्शन अकेला काम कर रहा है तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे काम करेगा, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें चाहिए नॉर्मल फोर्स। जैसे इसका मास अगर m है तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, mg, तो ऊपर इसी के बराबर n लग जाएगा, और fs कितना होता है μs n, यानी कि μs mg। तो इतना रिटार्डेशन फोर्स इस पे लगेगा, और हमें क्या चाहिए
एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? फोर्स हमेशा कितना होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ एफ की वैल्यू मैं रख दूंगा कितनी? म्यू एस एम जी इज इक्वल टू एम ए। देयरफॉर रिटार्डेशन कितना आ जाएगा? म्यू एस। अब कुछ नहीं करना, अब तो इक्वेशन लगानी है कौन सी? वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। फाइनल वेलोसिटी हम कितना करना चाहते हैं? 0। ठीक है, u कितना हो जाएगा? v नॉट, और यहाँ माइनस आएगा क्योंकि क्या लग रहा है? रिटार्डेशन। तो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू एस जी इंटू एस। यहाँ से ये म्यू एस आ गया a का वैल्यू, और दोनों माइनस के थे तो मैंने इक्वल में पुट कर दिया। तो s का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा? v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एस जी। आ गया नहीं आ गया? सिंपल है। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लीजिए टाइम, तो आप कौन सी इक्वेशन काम में लोगे? फर्स्ट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v नॉट इज इक्वल टू म्यू एस जी टी, और t बिकम म्यू नॉट अपॉन म्यू एस जी। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे इस टाइप के क्वेश्चन में। आपने देखो इनिशियल वेलोसिटी है अपने पास, फाइनल अपन कितनी लेके चल रहे हैं? 0। ठीक है, एक्सीलरेशन आ गया, डिस्टेंस आ गई, और टाइम आ गया। इतनी तो चीज़ें चाहिए होती है मोशन के लिए। फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस और टाइम, चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें अपन ने निकाल ली हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये मान लो, सपोज करो कि इस पूरी का मास कितना है? कैपिटल एम है। ठीक है, ऐसे ये कोई टेबल थी, उस पर कोई चेन है। ठीक है, अब इसको जैसे जैसे आप आगे बढ़ाओगे ये धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगी, नहीं गिरने लगेगी? एक पॉइंट तक तो ये बैलेंस कर लेगा मारकर खुद को। ठीक है, लेकिन जैसे ये ज़्यादा आगे जाएगा नीचे गिरेगा। ऐसे कोई चेन अगर मैं यहाँ लटका दूँ तो जैसे जैसे उसका हैंगिंग पार्ट बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे उसके नीचे गिरने के चांस बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो, इसको रोकने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। जबकि इसको नीचे खींचने का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशन। ठीक है, तो जैसे ही एम डैश जी बड़ा हो जाएगा किससे? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, वैसे ये कहाँ जाने लग जाएगी? डाउनवर्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है कि जब इसके 1/3 पार्ट को हैंग किया जाता है तब ये जस्ट स्लिप करने वाली है। मतलब अगर आप 1/3 से थोड़ा सा कम करोगे तो स्लिप नहीं करेगी, थोड़ा सा अधिक कर दोगे तो स्लिप कर जाएगी। तो यानी कि इस कंडीशन में ये दोनों चीज़ें आपस में बैलेंस हो गई। हल्का सा झटका चाहिए इसको गिराने के लिए। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई? एम डैश जी के। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास एम डैश जी इक्वल टू एफ एस मैक्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ एम डैश क्यों लिखा है, एम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसका पूरा का मास कितना एम है, पर मुझे तो सिर्फ 1/3 लेंथ का काम में लेना है यहाँ पर, तो इसलिए एम डैश। और यहाँ जो फ्रिक्शन आएगा नॉर्मल की वजह से, वहाँ वो किसकी वजह से आएगा? 2/3 की वजह से आएगा, नहीं आएगा? तो जैसे टोटल मास है कैपिटल एम और टोटल लेंथ है कितनी? स्मॉल एल, तो अपने पास यूनिट लेंथ का आ गया वो स्ट्रिंग वाला सिस्टम। जैसे 10 मीटर लंबी रस्सी है 1 किलो की, तो 1 मीटर कितनी हो जाएगी? 1/10 की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? 0.1 kg की। ऐसे ही यहाँ पर अपने पास स्मॉल एम डैश बराबर कितना आएगा? स्मॉल एम इंटू एल अपॉन 3। और यहाँ जो बचा हुआ पार्ट है एम डबल डैश, ये कितना आ जाएगा? स्मॉल एम इंटू 2l अपॉन 3। इसकी वजह से तो नीचे लगेगा और जो नॉर्मल को बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन बराबर कितना होता है? म्यू एस एन होता है, नहीं होता है? और म्यू एस एन की जगह हम क्या लिखेंगे? एन की वैल्यू कितनी होगी? एम डबल डैश जी, और एम डबल डैश की वैल्यू कितनी है? 2 स्मॉल एम एल अपॉन 3 इंटू जी। यहाँ अगर अपन बात करें एम डैश की, तो एम डैश के लिए कितना लिखूंगा? एम एल अपॉन 3 इंटू जी। जी से जी कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, एल से एल कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो म्यू एस का वैल्यू कितना आ गया? 1/2 यानी कि 0.5। इसका मतलब अपने पास फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आ गया। ठीक है, अपने को दिया गया था कुछ नहीं, अपने को सिर्फ इतना तो कहा था कि इसका 1/3 पार्ट जब हैंग होगा तो ये गिरने की सिचुएशन में होगी, जस्ट कंडीशन में, यानी कि दोनों चीज़ कैसी? बैलेंस। तो अपन ने क्या निकाल लिया? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। यानी यहाँ मास वास की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ये पूरा एक ही सिस्टम है, इसके अपन ने 2 पार्ट किया अलग अलग। अगली बात समझ में? अगर यहाँ पर कोई मास ऑब्जेक्ट रखा जाता और यहाँ पर कोई दूसरा बॉक्स रखा जाता तब अपने को मास की रिक्वायरमेंट होती, किसके लिए? फ्रिक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि एक ही चेन थी, उसका 1/3 पार्ट इधर ले लिया, 2/3 इधर ले लिया, तो उसी का तो मास डिवाइड होगा ना आपस में,
होगा नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, ये 3 फोर्स दे रखे P, Q और R, इन दोनों के बीच का एंगल 150 है, इनके बीच का 120, ये कितना हो जाएगा भाई पूरा कितना होगा 360, ठीक है। 150 120 कितना हो गया 270, 360 में से 270 लेस करोगे कितना आएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 90 डिग्री। अब पूछा गया उसने कि अगर ये कंडीशन इक्विलिब्रियम पे हो, यानी कि जो पॉइंट ए है वो कहीं नहीं जा रहा, यानी उस पर नेट फोर्स कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगेगी, लेमीज थ्योरम। कौन सी लगेगी, लेमीज थ्योरम, क्योंकि हमें क्या निकालना, पी क्यू और आर का रेशियो निकालना है। तो लेमीज थ्योरम क्या कहती है, जैसे फोर्स को मान ले पी, अब पी के अलावा कौन कौन बच गया, क्यू और आर, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 120, तो साइन 120 इक्वल्स टू, अगला ले लिया जैसे मैंने क्यू अपॉन, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो साइन 90 इक्वल्स टू आर अपॉन, इन दोनों के बीच में कितना है साइन 150। इससे आप क्या कर सकते हो, तीनों के आपस में इंटर रिलेटेड वैल्यूज़ निकाल सकते हो। जैसे आपको करना क्या है, ये दोनों को काम में लेना है, तो उससे क्या होगा कि Q का वैल्यू निकाल लोगे किसकी फॉर्मेट में, P के फॉर्मेट में, उसके बाद ये और ये काम में लेना है, वहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा किसके फॉर्मेट में, P के फॉर्मेट में, ठीक है। और P के फॉर्मेट में आ जाएगा तो यहाँ रेशियो कर देंगे सीधा सीधा। P के फॉर्मेट में क्यों ला रहा हूँ मैं तीनों वैल्यूज़ को, ताकि वो इजीली कैंसिल आउट हो सके और मेरे पास सिंपल रेशियो आ सके, ठीक है। जैसे यहाँ से इन दोनों से अपन बात करें तो Q इक्वल्स टू कितना आएगा, P साइन 90 अपॉन साइन 120, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ से इन दोनों की बात करें तो R इक्वल्स टू कितना आएगा, P साइन 150 अपॉन साइन 120, ठीक है। और P तो P रहेगा, P की जगह तो P लिखोगे ना, ठीक है। तो जो रेशियो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, P रेशियो। अब Q की जगह क्या लिखूंगा, ये Q की जगह यही वैल्यू लिखूंगा, P साइन 90 अपॉन साइन 120 रेशियो। R की जगह क्या लिख दूंगा, ये वाली वैल्यू, P साइन 150 अपॉन साइन 120। तो इजीली P तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। साइन 91 होता है, साइन 150 कितना होता है, एसटीसी रूल से निकाल लेंगे, 180 माइनस 30 यानी कि साइन 30 के इक्वल आ जाएगा। तो साइन 30 होता है 1/2, और ऐसे ही साइन 120 कितना हो जाता है, साइन 60 के इक्वल, 180 माइनस 60, ठीक है। तो साइन 60 ये 1 अपॉन साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो √3 का √3 तो नीचे और 2 कहाँ चला गया ऊपर, ठीक है। तो ये रेशियो साइन 150 किसके इक्वल होगा, साइन 30 के, यानी कि 1/2, और ये कितना हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया 1:2 अपॉन √3 रेशियो 1/√3। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये √3 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा √3, तो √3 रेशियो 2 रेशियो 1, ये आ गया सिंपल फॉर्मूला किसका, P रेशियो Q रेशियो R का, ठीक है। ये अपने 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कि ये कोई इंक्लाइन है जो थीटा डिग्री पर है, ठीक है। अब जैसे जो बॉक्स रखा हुआ है, सिंपल कंडीशन की बात करें तो नीचे की तरफ इस पे कितना लगेगा, mg साइन थीटा, और इधर कितना लगेगा mg कॉस थीटा, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि जब अपन ने ऐसे बॉक्स रख दिया, अब यूजुअली वो बॉक्स कहाँ जाना चाहता है, नीचे, ठीक है। तो नीचे जाना चाहता है तो इस पर लगने वाला फ्रिक्शन तो ऊपर लगेगा, क्योंकि मोशन के अपोजिट लगता है। अब हम चाहते हैं कि नीचे ना जाए, तो हम इसको रोकेंगे, पुश करेंगे, और पुश करेंगे नीचे से धक्का देंगे, यानी कि हम फोर्स इस तरफ लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे हम, या तो नीचे से इसको पुश करो या ऊपर से इसको पुल करो, बात तो वही है। तो फोर्स की डायरेक्शन तो अपवर्ड जाएगी जहाँ पर फ्रिक्शन है। अब दूसरा केस क्या कहता है कि ये तो था कि इसको नीचे फिसलने से रोकना है, और ये क्या है, इसको नीचे गिरने देना है। समझ रहे हो बात को, देखो यहाँ पर तो हम क्या चाहते हैं कि इसको ऊपर चढ़ा दें, थोड़ा सा क्या चाहते हैं, ऊपर चढ़ा दें। ऊपर चढ़ाओगे तो अपने पास, जैसे उल्टा हो गया वो, यहाँ पर जैसे ये नीचे गिर रहा था तो मैंने रोकने के लिए इसको क्या किया, पुश किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि इसको ऊपर चढ़ाऊँ मैं,
जब मैं ऊपर चढ़ाऊंगा इसको तो देखो mg साइन थीटा तो यहीं का यहीं लगेगा जैसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं कहाँ चढ़ा रहा हूँ इसको, ऊपर, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। लेकिन मुझे ऊपर चढ़ाना है या रोकना है, दोनों ही केस में मेरा फोर्स तो ऊपर ही जाएगा ना, जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। पहले भी मैं ऊपर फोर्स लगा रहा था, लेकिन पहले मैं क्या चाहता था, नीचे गिरे नहीं, तो पहले इसका मोशन कहाँ हो रहा था, डाउनवर्ड, इसलिए फ्रिक्शन कहाँ लगा, अपवर्ड। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, ये ऊपर चढ़े, तो अभी भी मैं फोर्स ऊपर ही लगाऊंगा, लेकिन अब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। दोनों में रिलेशन क्या है कि जब मैं रोकने के लिए फोर्स लगाता हूँ तो मुझे 2F लगाना पड़ता है, और जब मैं ऊपर धक्का देता हूँ तो मुझे सिर्फ कितना लगाना पड़ता है, F लगाना पड़ता है। तो यहाँ से देखो, अगर अपन बात करें, अपना फोर्स 2F है कि नहीं है, और 2F इक्वल टू कितना आएगा, Fs मैक्स माइनस mg साइन थीटा, ठीक है। जबकि यहाँ पर F इक्वल टू कितना आ जाएगा, Fs मैक्स प्लस mg साइन थीटा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो तो नॉर्मल पे डिपेंड करती है ना, डायरेक्शन पे डिपेंड थोड़ी करती है। तो नॉर्मल तो हमेशा कितना लगेगा दोनों ही केस में, mg कॉस थीटा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दोनों के लिए ही मेरी एक्चुअल में होगी कितनी, म्यू एस mg कॉस थीटा। इसको मैं यहाँ भी पुट करूँगा और यहाँ भी पुट करूँगा, ठीक है। और F और F रिलेशन है मेरे पास, मुझे निकालना क्या है, म्यू एस का वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ से मेरे पास 2F इज इक्वल टू Fs मैक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, म्यू एस mg कॉस थीटा, ठीक है, माइनस mg साइन थीटा। एज इट इज़ यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, म्यू एस mg कॉस थीटा प्लस mg साइन थीटा। अब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। इस f को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2f और ये भी 2f, पर अपन इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, म्यू एस mg कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ म्यू एस mg कॉस थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ mg साइन थीटा। अब इससे आप इजीली किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, म्यू एस का। इन दोनों को एक तरफ कर लेना और उसको दूसरी तरफ कर देना। आगे बात समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था उस पर ध्यान देते हैं अपन। पहले अपन इसको रोकना चाहते हैं, तो जब हम रोकना चाहेंगे तो ये कहाँ जाना चाहता है, नीचे, तो इसलिए लगने वाला फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। दूसरे केस में मैं क्या चाहता हूँ, इसको ऊपर धक्का दे रहा हूँ, यानी मैं इसको ऊपर चलाना चाहता हूँ, तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। दोनों ही केस में मेरे फोर्स की डायरेक्शन तो कहाँ रहेगी, ऊपर, mg साइन थीटा कहाँ रहेगा, नीचे। लेकिन जब मैं रोक रहा हूँ तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर, और जब मैं ऊपर चढ़ा रहा हूँ तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। क्योंकि फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है, सेल्फ एडजस्टेबल। आगे बात समझ। हाँ, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, कि ये एक m मास का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन एब्सेंट है, और इससे एक स्ट्रिंग यानी कि रस्सी जुड़ी हुई है जिसका मास कितना है, स्मॉल है। अब इसके एंड पर, मतलब मास और रस्सी के कॉम्बिनेशन के एंड पर कितना फोर्स अप्लाई करता हूँ मैं, F। तो मुझसे पूछा गया यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपन एक मास ले लेते हैं, जैसे ये पॉइंट A और ये पीछे की तरफ हो गया अपने पास पॉइंट B। ये तो कैपिटल M मास और यहाँ तक मास हो गया स्मॉल m। यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया F और यहाँ पर कितना आएगा, टेंशन T। आएगा नहीं आएगा। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना होता है, उसका मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है, ये इस तरफ a एक्सीलरेशन से जाएगा, ठीक है। अगर पूरे सिस्टम की बात की जाए अपने पास तो कितना आएगा, F इज इक्वल टू टोटल मास यानी कि कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a। टोटल मास इंटू टोटल एक्सीलरेशन बराबर टोटल फोर्स। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, F अपॉन कैपिटल M स्मॉल m इक्वल्स टू a। इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इस फॉर्मूला में। तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, टेंशन F कैपिटल M अपॉन कैपिटल M स्मॉल m, खत्म। कैपिटल M था, a की वैल्यू ये लिख दी, तो ये अपने पास टेंशन का आंसर आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो स्प्रिंग है जो सीरीज में जुड़ी हुई है।
ठीक है, और एक मास लटका है कितने केजी का, 4 kg का। तो उसने पूछा इसकी रीडिंग कितनी आएगी। तो जब सीरीज में होती है तो रीडिंग भी क्या हो जाती है, बराबर, और जब पैरेलल में होती है तो रीडिंग क्या हो जाती है, उतने ही पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये 2 केस अगर अपन लेके चलें, ये तो पैरेलल में, ठीक है, दोनों कंबाइंडली किससे लटके हुए हैं, 4 kg से। तो यहाँ तो क्या होगा, इसकी तो 2 और इसकी भी रीडिंग 2, अगर 3 होती तो 4/3 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पूरी स्ट्रिंग एक ही तो है, तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम आएगा, तो इसकी भी रीडिंग 4 और इसकी भी रीडिंग 4। तो जब सीरीज में होती है तो रीडिंग सेम रहती है, जबकि पैरेलल में जितने स्प्रिंग कामिल होगी उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जैसे 2 ली थी तो आधी होगी, 3 लेते तो 1/3 हो जाती, 4 लेते तो 1/4 हो जाती। जबकि यहाँ 10 लो के 20 लो क्या रहेगी, रीडिंग सेम रहेगी, क्योंकि टेंशन सेम है ना। यहाँ पर स्ट्रिंग चेंज कर दी अपन ने। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा कैलकुलस का है। आपको फोर्स दे रखा है और आपसे क्या पूछा है, इम्पल्स पूछा है, ठीक है। तो अपने को पता है F कितना होता है, dp/dt। जब चेंज स्मॉल हो तो डिफरेंशिएशन से अवकलन से दिखाएंगे इसको। तो F.dt बराबर कितना आ जाएगा, dp, और चेंज इन मोमेंटम में क्या होता है, इम्पल्स, आवेग, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को पूरा चेंज निकालना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो ये अपने पास आ जाएगा, F का वैल्यू कितना है, 500 - 100 t.dt इज इक्वल टू आई यानी इम्पल्स। तो यहाँ पर देखो प्लस और माइनस है तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो कितना आएगा 500 dt माइनस 100 t इंटू dt इक्वल टू आई। अब यहाँ पर ये 500 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट होता है तब सीधा सीधा इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, t। तो 500 t माइनस 100 कांस्टेंट, और इसका कितना हो जाएगा t²/2। तो 2 से ये 50 टाइम्स, ठीक है, बराबर आई। तो आई का फॉर्मूला या आई का कंपोनेंट कितना बन गया, 500t माइनस 50 t²। अभी बात समझ में। तो इस तरीके से अपने पास सीधा सीधा कैलकुलस से क्या आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ अपन देखते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टोटल मास कितना है, कैपिटल M। अभी ये किस में, रेस्ट में। रेस्ट में इन द सेंस इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो इसका मोमेंटम भी कितना होगा, 0। और मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व इन एब्सेंस ऑफ एक्शनल फोर्स, यानी कि जब तक बाह्य बल अनुपस्थित होगा तब तक मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, यानी जो उसकी वैल्यू है वही रहेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें ब्लास्ट करा देते हैं। ये फूट गया, जैसे बॉम्ब होता है ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये फूट ही जाएगा, तो इसके कुछ पार्टिकल इधर जाएंगे, कुछ पार्टिकल इधर जाएंगे, और कुछ पार्टिकल मान लो इधर चले गए। 3 पार्ट हो गए, 3 बराबर पार्ट मैंने सपोज कर लिए, m/3 और m/3। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि आपको 2 का वेलोसिटी दे देगा, ठीक है, और पूछेगा तीसरे की वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व, यानी कि इनका फाइनल मोमेंटम भी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0। जैसे अपन फोर्स में करते हैं, ये A पॉइंट है, ठीक है, इस पर मान लो ये T टेंशन इधर लग गया, ये mg इधर लग गया, और इधर लग गया mv²/r, जैसे कल किया था कॉनिकल पेंडुलम में, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने क्या किया, T के कंपोनेंट किए, ये T cos थीटा और ये T sin थीटा, दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर, तभी कितना आएगा फोर्स, 0। एज इट इज़ अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो जैसे ये A पॉइंट पर अपना बॉम्ब रखा था, कोई मास था, ये फट गया, इसका एक मोमेंटम इधर गया P1, एक इधर गया मान लो P2, और एक इधर चला गया P3 सपोज कर लो, या ये P2 नीचे की तरफ मान लेते हैं अपन, जैसा उसमें माना हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एंगल सपोज कर लिया कितना, थीटा। तो ये कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा, P1 cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, P1 sin थीटा। तो यहाँ पर ये P1 sin थीटा किसके बराबर होगा, P3 के, और P2 किसके बराबर हो जाएगा, P1 cos थीटा के। या अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया यहाँ पर ये P1 और ये P2, और दोनों के बीच का एंगल दे दिया। अब आपको निकालना है कि P3 कितना क्या रहेगा, ठीक है। जैसे P3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, सपोज करो तीसरे का मोमेंटम या तीसरे की वेलोसिटी या मास कुछ भी पूछ लिया उसने। तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 वेक्टर होते हैं, ये अपने पास वेक्टर हो गया A और ये वेक्टर हो गया B, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इनका रिजल्टेंट C वेक्टर हमेशा कितना आता है, A²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का होल अंडर रूट, ठीक है, जो कि यहाँ पे कहीं पे आएगा डायगोनली। एज इट इज़ इन दोनों का अपन मोमेंटम निकाल लेंगे P12, और इसी के जस्ट अपोजिट कौन रहेगा P3, तभी तो ये क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इस तरफ C आ रहा है तो आप इस तरफ लगा दो अपना E, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तो ये तीनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी किसी दो का अपन रिजल्टेंट निकाल के तीसरे के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर जो P12 आएगा वो कितना आएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा का होल अंडर रूट, और ये किसकी वैल्यू को डिनोट करेगा P3 की वैल्यू को, और डायरेक्शन की बात करें तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो आपके पास एंगल भी आ जाएंगे, कितने क्या रहेंगे, वो लेमिस थ्योरम जो लगाई थी वो यहाँ भी लगा सकते हैं अपन। जैसे आपको दे दिया मान लो ये P1, ये P2 और ये P3, यहाँ एंगल मान लो अल्फ़ा, यहाँ बीटा और यहाँ गामा। तो जब भी इक्विलिब्रियम कराना है ना आपको वेक्टर्स का, और 3 वेक्टर दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल दे रखा है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए लेमिस थ्योरम हमेशा लगेगी। जैसे यहाँ क्या लगेगी P1 अपॉन साइन बीटा इक्वस टू P2 अपॉन साइन गामा इक्वस टू P3 अपॉन साइन अल्फ़ा। तो वो लेमिस थ्योरम वगैरह सब यहाँ लग जाएगी, बस आपको ध्यान क्या रखना है, मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। तो ये बॉम्ब ब्लास्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं अपने बहुत सारे, आप इजीली सॉल्व कर दोगे अब, क्योंकि आपको रिजल्टेंट क्या रखनी है, चीज़ 0 रखनी है, ठीक है। जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही थी, सपोज करो, ठीक है, कोई ट्रक चल रहा है, उसके अंदर रेत भरी हुई है। अब मैंने कहा उसमें रेत रखी हुई है बोरियों के अंदर, किसके अंदर रखी हुई है, बोरी, और बोरी में छेद, तो रेत निकलेगी छेद से, लेकिन वो बोरी में छेद है ना, गाड़ी की ट्रॉली में तो नहीं है छेद, तो वो बोरी से निकल के रेत ट्रॉली में ही आएगी। तो मास में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो गाड़ी जिस स्पीड से चल रही है उसी से चलती रहेगी। अब अगर मैं इसकी जगह ऐसा कह दूं कि उस ट्रॉली से धीरे धीरे रेत नीचे गिरती है, तो उसके मास में क्या हो रही है, डिक्रीजमेंट आ रही है, जबकि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो तो सेम लगा रहे हो, तो उसी फोर्स से कम मास पर ज़्यादा वेलोसिटी आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लॉजिकली सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमें निकालना है स्मॉल m का वैल्यू, और वो वैल्यू इतना होना चाहिए कि ये मास ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, और यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। पहले कंडीशन क्या है, फ्रिक्शन एब्सेंट है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होता ना तो बिना इस मास के भी अपन इसको रोक पाते, सिर्फ इसके मास में इंक्रीजमेंट करके, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे नीचे कितना लगेगा mg साइन थीटा, और स्ट्रिंग में क्या आएगा टेंशन, एज इट इज़ यहाँ पर नीचे स्मॉल mg, और स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन तो सेम रहेगा, ठीक है। अब ये मान लिया मैंने A पॉइंट और ये मान लिया B पॉइंट, तो वही पॉइंट डायग्राम बनाएंगे A के लिए। ये कितने ग्राम है 10 ग्राम, तो इधर कितना लगेगा tan g साइन 30, ठीक है, कैपिटल। एज इट इज़ इधर कितना लगेगा टेंशन। और अगर बात करें पॉइंट B की, तो B के लिए नीचे की तरफ कितना लगेगा स्मॉल mg, और ऊपर कितना लगेगा टेंशन। दोनों चीज़ें रेस्ट में होंगी तभी सिस्टम रेस्ट में रहेगा, भाई ये भी कहीं नहीं जाए और ये भी कहीं नहीं जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, t इक्वस टू tan g, और साइन 30 कितना होता है 1/2, यानी कि t इक्वस टू 5g। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि ये मास किस में दे रखा है ग्राम में, जबकि हम किस में काम में लेते हैं kg में, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 1000 से, और यहाँ भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, इधर भी क्या आ जाएगा मेरे पास 1000। एज इट इज़ यहाँ पर बात करूँ तो t इक्वस टू स्मॉल mg, अब ये भी t की वैल्यू है और ये भी t की वैल्यू, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगे। तो अपने पास स्मॉल mg इज इक्वस टू 5g अपॉन 1000, g से g कैंसिल आउट, तो स्मॉल m इज इक्वस टू 5 अपॉन 1000 kg, या फिर 5 ग्राम। तो अपने को ये कितना लेना पड़ेगा 5 ग्राम। ऐसे ही अगर मैं इस एंगल को बढ़ा दूँ 30 से ज़्यादा कर दूँ, साइन की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और साइन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये टेंशन बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से मुझे किसको बढ़ाना पड़ेगा स्मॉल m को, और उसी की जगह अगर इस एंगल को कम कर दूँ तो साइन की वैल्यू कम होगी एंगल डिक्रीजमेंट के साथ, तो फिर ये मास भी क्या करना पड़ेगा कम। तो जैसे जैसे अपन थीटा को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे स्मॉल m की वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज़ होगी, और जैसे जैसे अपन थीटा को डिक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे स्मॉल m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट होता,
ठीक है। तो फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, तो जैसे अब डिपेंड करता है कि मोशन किधर कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा फ्रिक्शन का वैल्यू। जैसे अगर अपन रोकना चाहते हैं तो ये कहाँ जाना चाहता है, नीचे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगता, ऊपर। तो टी को सपोर्ट करता हो और टी को सपोर्ट करता तो मास कम में काम चल जाता। तो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो और एंगल वही रहे तो अपने पास स्मॉल m की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एज इट इज़ अगर मान लो कि ये नीचे जा रहा है, ठीक है, तब तो फ्रिक्शन कहाँ लगा, ऊपर। लेकिन मान लो हमने ये बढ़ा दिया, ये स्मॉल m मास क्या कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया, तो ये कहाँ जाएगा, अब ऊपर जाएगा। तो उस केस में फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब अपने पास ये नीचे की तरफ ज़्यादा अपोज करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन में हमेशा ध्यान क्या चीज़ रखनी है, मेन इंपॉर्टेंट, कि मोशन के अपोजिट रखना है। जैसे कल वाले चीज़ में बताया था मैंने, 4 फोर्स बताए थे आपको। एक तो फ्रिक्शन बताया था, एक बताया था ग्रेविटेशनल, एक बताया था नॉर्मल रिएक्शन, और एक लास्ट बताया था सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो इन चारों में अपने को सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान रखना है। जैसे ये तो कहाँ होगी, अपोजिट टू मोशन, हमेशा क्या रहेगी, अपोजिट टू मोशन। और ये वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब सरफेस आपकी कैसी भी हो, जैसे ये सीधी सरफेस है तो mg कहाँ लगेगा, नीचे। अब ये घूम गई तो भी mg कहाँ लगेगा, नीचे ही लगेगा। आप उसके कंपोनेंट कर लो। नॉर्मल जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर। अब जब टू द सरफेस है ना, तो जैसे ये सरफेस सीधी है तो नॉर्मल ऊपर लगेगा और mg कहाँ लगेगा, नीचे। दोनों बैलेंस हो गए। लेकिन जैसे ये घूम जाएगा तो अब mg तो नीचे लग रहा है ना, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल आया नहीं आया, ठीक है। तो जैसे जैसे सरफेस घूमेगी नॉर्मल का फोर्स क्या होता जाएगा, घूमता जाएगा। एज इट इज सेंट्रीपिटल हमेशा कहाँ लगता है, अवे फ्रॉम सेंट्रल, ठीक है, सेंटर के हमेशा बाहर की तरफ। अब जैसे मान लो मैंने तुम्हें पढ़ाया था सूडो फोर्स, आभासी बल या छद्म बल, ये हमेशा कहाँ लगता है, अपोजिट टू एक्शनल फोर्स, यानी कि जो बाह्य बल आप लगा रहे हो उसके अपोजिट में। और कब लगेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मूवी का ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। जैसे लिफ्ट के अंदर आप हो तो लिफ्ट चल रही है और आप उसके अंदर हो, तो लिफ्ट पर अगर फोर्स ऊपर की तरफ लगता है तो आप पे कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। और अगर लिफ्ट पे नीचे लगता है तो आप पे ऊपर की तरफ। तो ये अपने एनएलएम के अंदर मेन फोर्स हैं, यही अपने काम आएंगे और इन्हीं की अपने को डायरेक्शन ध्यान में रखनी है, ठीक है। धन्यवाद।